दोस्तों, देश तो बड़े कारोबारी चलाते हैं और बड़े कारोबारियों को कभी नुकसान नहीं होता है। सरकार तो उनके हाथों कठपुतली होती है। सरकार को क्या चाहिए? बहुत सारा धन चाहिए जो राजनीति में झोंका जा सके और राजनीति में झोंक कर लोकतंत्र का राग अलापा जा सके और उसके बाद सत्ता बरकरार रखी जा सके। देश तो कारोबारियों के हाथ रहता है और कारोबारी को नुकसान ना हो तो सब कुछ वही तय करते हैं। उन्हें पता होता है किस बाजार में किस उत्पाद की कितनी कीमत वसूली जा सकती है। गरीब हो सकता है उसमें पिसता चला जाए, मिडिल क्लास यानी मध्यम वर्ग हो सकता है उसमें उसके माथे से हमेशा पसीना चूता हुआ दिखाई दे, जिसके कंधे पर परिवार को ढोने का बोझ हो। और इन परिस्थितियों में कारोबारी जब देश चलाते हैं तो देश की स्थिति बैंकों के जरिए हो या फिर अंतर्राष्ट्रीय तौर पर व्यापार के जरिए हो, उनकी चांदी रहती है। ये अलग मसला है। इस देश के लोग जिनकी पूंजी अलग अलग जगहों पर जमा होती है वह धीरे धीरे खाली होती है और सरकार बहुत ही सलीके से जो मुनाफे वाले प्रतिष्ठान होते हैं उनको खोखला बनाना शुरू कर देती है और उसका लाभ इन्हीं बड़े कारोबारियों को मिलता चला जाता है। आइए जरा आज इसको डिकोड करने की कोशिश करें, क्योंकि कल 1 अप्रैल है और 1 अप्रैल से आपकी जिंदगी में बहुत सारे बदलाव आने वाले हैं। आप कहेंगे जिंदगी जीने का सलीका बदल जाएगा? जी नहीं, आपके ऊपर बोझ बढ़ जाएगा और सरकार जानती है बिना पैसे के वह भी टिक नहीं पाएगी और बोझ के तौर तरीके इस देश के कारोबारी तय करते हैं। जगह जगह पर आपको और ज्यादा टैक्स देना होगा। जिंदगी का जो भी पैसा जहां जुगाड़ करके आपने रखा है या फिर बैंकों से लोन लिया है वह लोन भी बढ़ जाएगा और जो जुगाड़ पैसा करके रखा है उसकी कीमत भी घट जाएगी। और कारोबारियों की फहरिस्त में कोई नाम छुपा हुआ नहीं है। आपके जहन में अडानीज आ सकते हैं, अंबानीज आ सकते हैं, आदित्य बिरला आ सकते हैं, टाटा आ सकते हैं, वेदांता के अग्रवाल आ सकते हैं, कई नाम आपके साथ आ सकते हैं। लेकिन जब आप गिनना शुरू करेंगे तो बड़े कारोबारियों की तादाद 10 से ज्यादा बढ़ नहीं पाएगी। तो 140 करोड़ के देश को चलाने का ठेका सरकार बड़े कारोबारियों के हाथ में सौंप चुकी है और जो असर आपकी जिंदगी में पड़ने वाला है और इस देश के भीतर जो लूटपाट कारोबारियों के जरिए सरकार की मोहर के साथ लगती चली जाती है उसका कच्चा चिट्ठा आज समझ लीजिए। क्योंकि सरकार जो भी ऐलान करती है वो ऐलान सिर्फ ऐलान तो नहीं होता है। सरकार जो भी कहती है उसका कहना सिर्फ कहना तो नहीं होता है और कल्याणकारी शब्द इस दौर में डिक्शनरी से गायब हो चला है। और ये एक ऐसा शब्द था जिसके जरिए इस देश के भीतर में सरकार ही नीति बनाती थी, वही लागू करती थी, वही तय करती थी। लेकिन नई परिस्थितियां हैं और जो भारत के भीतर सुधार है उसका असर कल से आपके जीवन में क्या करने वाला है और उसका क्या उपाय हो सकता है यह तो दूर की गोटी है। क्योंकि जिस देश के भीतर फाइनेंशियल बिल बिना बहस के पास हो जाए, यानी संसद में उस दिन फाइनेंशियल बिल पास हुआ जिस दिन राहुल गांधी का घर छीन लिया गया और संसद ठप पड़ी हुई थी, लेकिन उस शोर शराबे के बीच 24 मार्च को फाइनेंशियल बिल भी पास हो गया। उस फाइनेंशियल बिल के साथ जो बोझ आप पर पड़ने वाला है उसकी एक बड़ी लंबी फहरिस्त है। आप सोचिए कि दवाइयों की कीमत भी कल से बढ़ जाएगी। जो पेन किलर्स हैं, जो एंटी इन्फेक्टिव यानी एंटीबायोटिक के आधार पर भी जुड़ते हैं और एंटी इन्फेक्टियस जिसको कहा जाता है उसकी कीमत भी बढ़ जाएगी। क्योंकि ड्रग कंपनियों को इजाजत दे दी गई, आप कीमत बढ़ा सकते हैं। जो टोल टैक्स जो आप सफर करते हैं उसमें जैसे दिल्ली से मेरठ जा रहे हैं तो 10% ज्यादा आपको देना पड़ेगा। महाराष्ट्र में सफर कर रहे हैं तो 18% ज्यादा आपको सफर में देना पड़ेगा टोल टैक्स में, क्योंकि महाराष्ट्र राज्य सड़क विकास निगम ने एक्सप्रेस नियंत्रण जो राजमार्ग है उसमें 18% की बढ़ोतरी कर दी। तो देश भर में यह होगा जिसका जिक्र बार बार हो रहा था कि पैन और आधार को जोड़ लीजिए। यह पिछले वर्ष से आपने शोर सुना होगा। सरकार ने तारीख बढ़ा दी थी और इस बार पता चला कि तारीख इसलिए बढ़ाई थी क्योंकि जब आप उसको जिस पोर्टल पे करने जाएंगे वहां पर 1000 रुपए फाइन के तौर पर लिया जा रहा है। यानी जबकि बढ़ाई गई थी तारीख तब नहीं बताया गया था, लेकिन जैसे ही आप पैन कार्ड और आधार को जोड़ेंगे 1000 रुपया फाइन आपको वहां पर जमा करना पड़ेगा। लूट के कई तरीके हैं।
ये तो छोटे मोटे तरीके हैं। इसमें यूपीआई ट्रांजैक्शन पर जो मर्चेंट है अब उस पर 2,000 रुपए से ज्यादा में 1.1% सरचार्ज देना पड़ेगा। कोई भी यूं ही सरचार्ज नहीं देता है, वो कहीं से वसूलता ही है, और वसूली तो जनता से ही होती है। इस दायरे के भीतर में जो गाड़ियां हैं अब वह भी महंगी हो गई, जो बाहर से साइकिल और बाहर से गाड़ी आ रही है विदेश की, वह पूरी कॉस्टली हो गई। और इन सब के बीच जो लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी है, जो 5 लाख से अधिक की जो एनुअल प्रीमियम यानी साल भर में एक बार जो प्रीमियम देते हैं, वह भी अब टैक्स के दायरे में आ गया। यानी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी आपके टैक्स के दायरे में 5 लाख से ज्यादा होने पर। इतना ही नहीं, सरकार तो बड़े बड़े चेहरों के साथ म्यूचुअल फंड का अपने तौर पर प्रचार करती है कि पैसा लगाइए तो यही लगाइए। तो म्यूचुअल फंड पर जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स के तौर पर अब उस पर भी टैक्स लगेगा। कल तक नहीं लगता था, अब वह भी टैक्स के दायरे में आ गया। जो सीमा शुल्क होता है, जो कस्टम होता है, वह गोल्ड पर बढ़ गया, वह चांदी पर बढ़ गया। सोने चांदी दोनों पर बढ़ गया। कीमत तो बढ़ी जाएगी, तो कीमत बढ़ी हुई वसूल आपसे की जाएगी, क्योंकि 5% टैक्स उस पर भी बढ़ गया है। हर बरस अप्रैल के महीने में एलपीजी सिलेंडर जो होता है उसकी कीमत निर्धारित होती है, जो हमेशा बढ़ती है, तो वो बढ़ने वाली है, वह भी बढ़ जाएगा। और एक लंबी फहरिस्त है, जो इलेक्ट्रिक के वाहन होंगे उसकी कीमत बढ़ जाएगी। डॉक्टरी के क्षेत्र में जो एक्सरे मशीन ली जाती है उसका इस दौर में बहुत उपयोग हो रहा है, और ग्रामीण क्षेत्रों में कहीं ज्यादा उपयोग होने लगा है। तो एक्सरे की मशीन की कीमत भी बढ़ा दी जाए, तो यह भी फैसला हो गया कि इसको भी बढ़ाया जा रहा है। यानी रसोई में चिमनी लगानी हो उसकी कीमत भी बढ़ गई, और सिगरेट पीने वालों के लिए भी कीमत बढ़ गई। सवाल उसके आगे का है। सवाल सबसे बड़ा यह है कि जो आप कर्ज लेते हैं उसमें रेपो रेट 0.25% बढ़ने की स्थिति में लगभग हरी झंडी आरबीआई दे चुका है। जो बैठक होने वाली है, जो फर्स्ट वीक में अब बैठक शुरू होगी अप्रैल में, उसमें 0.25 यानी 25% बेसिक पॉइंट जो बढ़ेंगे, तो ये पहली बार भारत के भीतर में हाईएस्ट रेपो रेट बढ़ेगा, जो 6.75 पर आ जाएगा। रेपो रेट बैंकों का खेल है जी नहीं। बैंक में तो आप ही का पैसा है, आप किस चीज का लोन लोगे? होम लोन लोगे, आप कार के लिए लोन लोगे, आप पर्सनल लोन लोगे, सभी की ईएमआई बढ़ जाएगी, और जो पहले लिए हुए थे उस प्रोसेस में और बढ़ जाएगी। बचिएगा कैसे? और ऐसा नहीं है कि इस देश के भीतर में महंगाई को लेकर आरबीआई ने कोई नए नए निदान निकाले हों और सरकार के पास कोई पॉलिसी हो, कुछ भी ऐसा नहीं है। ये तो सरकार के लूट के तौर तरीके हैं, जिसमें पॉलिसी के जरिए आपको चीजें नजर आती है, और रिजर्व बैंक कहता है देखिए अमेरिका के सेंट्रल बैंक और फेडरल बैंक ने नहीं बढ़ाई क्या, हम भी बढ़ाएंगे। तो हम क्या अमेरिका हो गए, या हम विकसित देश और विकासशील देश के बीच खड़े हैं, या हम गरीब देश हो गए हैं? इन परिस्थितियों के भीतर जरा समझिए कि पूरे 2022 में मई 2022 0.4% रेपो रेट बढ़ता है, जून में 0.50% बढ़ता है, अगस्त में 0.50% फिर बढ़ता है, सितंबर में 0.50 फिर बढ़ता है, दिसंबर में 0.35% फिर बढ़ता है, और बीते फरवरी में भी तो 0.25% बढ़ा था, और इस बार भी माना जा रहा है 0.25% बढ़ेगा। यानी कर्ज लेना आपके लिए महंगा हो जाएगा। अगला सवाल आपके जहन में जरूर आना चाहिए, कर्ज लेना हमारा महंगा होता है, लेकिन जो इस देश को लूट ले रहे हैं, जो बड़े कारोबारी हैं और जिनका रुतबा इस देश में चार्टर्ड में घूमने का है, उन पर क्यों नहीं लगाम लगाई जाती है? तो देश तो वही चला रहे हैं, तो उन पर लगाम कैसे लगेगी? और इस देश के भीतर में जो बचे हुए थे उनकी परिस्थिति इतनी नाजुक हो गई कि इस देश में लगभग 8,80,000 बिलियनियर्स जो थे वह देश छोड़कर बीते 8 बरस में चले गए, क्योंकि वो जान गए इस देश के भीतर बड़े कारोबारी है नहीं, और छोटे कारोबारी या मध्यम कारोबारी हैं, लेकिन सरकार से आपका रास्ता नहीं है, तो आप कितने दिन खींच पाएंगे? और अगर आप खींच रहे होंगे तो आपसे वसूली भी तो सरकार ही शुरू करेगी। पैसा तो सरकार को चाहिए। सरकार मतलब पॉलिटिकल पार्टी, पॉलिटिकल पार्टी, और सरकार मतलब जो सत्ताधारी पार्टी है, और इसीलिए भारत के चुनाव महंगे होते हैं।